हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहादुरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। यूटेरिया का वॉल्यूम नंबर 2 ही रहने वाला है। इसका अगर खुद से क्यूज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिलहाल इसे डिस्कशन के साथ कंप्लीट करेंगे और कोशिश रहेगा कि कम समय में ही कंप्लीट करवा दूँ। अगर वीडियो लंबा बन जाता है तो आप लोग फास्ट करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करने का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए रहा, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। ऑप्शन खुद से देखा करिएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं, यहाँ पे बात हो रही है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक है जैविक घटक और दूसरा क्या है, अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक में बांटा गया है। जैविक घटक को भी तीन भागों में बांटा गया है। जैविक घटक में आते हैं आपको उत्पादक उत्पादक आते हैं, दूसरा उपभोक्ता आते हैं जो कि हम लोग हैं, उपभोक्ता हो गए, और तीसरा हो जाएंगे अपघटक। अपघटक में कवक और जीवाणु आते हैं। उपभोक्ता वर्ग को भी तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। बात करते हैं अजैविक घटक की। अजैविक घटक में अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व और जलवायु वगैरह आते हैं, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, यह सब किस में आ जाएगा, अजैविक घटक में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जैविक कारक कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी हैं और अपघटनकर्ता भी हैं। अभी हमने बताया जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता में आ जाएंगे, उपभोक्ता में हम लोग आ जाएंगे, और उत्पादक पेड़ पौधे हो गए उत्पादक वर्ग में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कांडला यह है कहाँ जी, तो यह है आपका गुजरात में। इसका स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। यह किसके लिए प्रसिद्ध है जी, तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यह जो है भारत का जो है एशिया का पहला देश है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्ता को स्वीकार किया है। ठीक है। और स्थापना कहाँ किया गया था, कांडला में, जो कि कहाँ है, गुजरात में। और यह एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भी है। 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। क्लियर है। यहाँ पे माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ है, तो तंजानिया में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भी कुछ पर्वत दिए गए हैं डिस्कशन में, इसे भी हम लोग बताते हैं आपको, जैसे कि माउंट एलब्रूस कहाँ है। माउंट एलब्रूस कहाँ है पर्वत, ये हो जाएगा आपका यूरोप में। माउंट एलब्रूस पर्वत कहाँ है, यूरोप में। माउंट मैकिनले अगर पूछा जाए तो यह कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका। ओजस डेल सैलेडो पर्वत कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। ठीक है जी, पहचान करना है। भारत में इसके लगभग 95% भंडार ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदानें नोआमुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्र में स्थित हैं। बेलाडीला, कुद्रेमुख से समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, लौह मैग्नीज या फिर तांबा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क की चर्चा हो रही है। तो याद रखिएगा, नोआमुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और हेमेटाइट जो लोहा है यह भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हेमेटाइट के लिए याद रखिएगा जो प्रमुख राज्य है ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। हेमेटाइट के लिए प्रमुख राज्य कौन कौन सा है, तो ओडिशा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। वही अगर मैग्नेटाइट पूछा जाए तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। उत्तर दिशा से आकर के मिलने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, कोसी और बूढ़ी गंडक। वही दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी है कर्मनासा, सोन, पुनपुन और फल्गु। मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन किसके कारण से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के अक्ष का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में बताना है। कई बार हमने बताया भी और आप लोग को याद भी होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग याद नहीं होगा ही। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है
यहाँ पे बताना है आरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा लगता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, 3488 चीन के साथ लगता है। वही पाकिस्तान के साथ 3323 लगता है, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। उसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ, 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106। टोटल की बात कर लेते हैं तो कुल सीमा जो है 15106 किलोमीटर लगता है। इसे याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? जल प्राप्त करता है, यह है किस नदी पर? सतलुज नदी पर है। बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे जो जल प्राप्त करता है, आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी जो क्षमता है 1325 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप कहाँ है भाई? तो यह हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार है। जो भी इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन दिया गया है मैं साथ साथ लेकर के चल रही हूँ, कुछ भी छुट्टी वाला नहीं है। कोरोमंडल यह हो जाएगा कुमारी अंतरिप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला तट कोरोमंडल तट कहलाता है। इसकी जो लंबाई है कुमारी अंतरिप से लेकर के कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ठीक है, इसका जो टोटल लंबाई भी याद रखिएगा 1076 वर्ग किलोमीटर। और यह नाम किसने रखा है? तो पुर्तगाली यात्री के द्वारा कोरोमंडल तट का नाम रखा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है। 1905 में एशिया की पहली पनबिजली परियोजना यहाँ स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और इसे क्या कहते हैं कावेरी नदी को? तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और कावेरी नदी पर क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। चलिए क्लियर हो गया सारा का सारा। नेक्स्ट है सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सूर सरोवर पक्षी विहार यह कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पे? तो आगरा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? तो आगरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्टाइट एवं सेलेक्टमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है। यह किससे बनाई जाती है? तो भूमिगत जल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए खनन और खनिज संपदा क्षेत्र दिया गया है। कालाहांडी, कालाहांडी जो प्रसिद्ध है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। कालाहांडी बॉक्साइट के लिए। जावर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जानते होंगे, जस्ता और सीसा के लिए है। जस्ता व सीसा के लिए हो जाएगा। कोलार, कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। वही मोशावनी जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कालाहांडी बॉक्साइट, जावर जस्ता एवं सीसा, कोलार सोना, मोशावनी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व दर 1/6 थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे और भी कर के बारे में चर्चा किया गया है, जैसे कि उपरिक कर, हिरण्य, भोग तथा भाग। उपरिक, हिरण्य, भोग तथा भाग जो है यह सब जो है कर का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माफ करिएगा दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था? दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था? आसान प्रश्न है, बलबन हो जाएगा। बलबन हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिद्धा एवं पैबोस नीति यह लाया था। रक्त और लौह नीति का प्रतिपादन किया था। नवरोज त्यौहार मनाना प्रारंभ किया था किसने? बलबन ने ही। वही तुर्कान ए चहलगान का इसने दमन कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? जानते होंगे कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में। और यहाँ गोला बारूद की फैक्ट्री की भी स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह नवाब कब बना था? 1960 ईस्वी में मीर जाफर को हटा करके इसे नवाब बनाया गया था। और इसी के समय में ही
इसके समय में नहीं, मीर जाफर के समय में ही इसके साथ ही बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें 3 लोग शामिल थे। मीर कासिम, शाह आलम दीदी जो कि मुगल बादशाह थे, और शुजा उदौला जो कि अवध के नवाब थे। ठीक है, इस समय मीर कासिम अपदस्त नवाब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बंगाल की राजधानी ढाका रहा है, उसके बाद मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर रहा है। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा थे कृष्णदेवराय, उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं दिया गया है। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बिल्कुल नहीं। असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, और यह घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, और स्थगित किया गया था 11 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो यह गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 2022 में समाप्त हुआ था। जी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। याद रखेगा इसे, बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, यह भी सही दिया गया है। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? अशोक के बारे में बताना है। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, नहीं, ज्यादातर अभिलेख जो है अशोक का यह किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में है। भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी, और लिपि ज्यादातर ब्राह्मी थी। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। हाँ, कौन से अभिलेख में? तो 13वां शिलालेख में। तो 1 और 3 है जो सही दिया गया है, जबकि 2 जो है गलत दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 1940 को। शुरुआत तो हुआ था आपका 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था, और सबसे पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बना था विनोबा भावे, विनोबा भावे बने थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे ब्रह्मदत्त बने थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मदत्त। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। बिल्कुल सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। यह भी सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था बताइएगा। तो इसका गठन किया गया था बम्बई में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती संप्रदाय से है, सभी जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे है? तो चिश्ती संप्रदाय से है। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किससे है? तो सुहारवर्दी संप्रदाय से है। मियाँ मीर का संबंध हो जाएगा आपका कादरी संप्रदाय से। अमर शहीद हिंदी का संबंध हो जाएगा नक्शबंदी संप्रदाय से। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय, बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी संप्रदाय, मियाँ मीर यह हो जाएगा आपका कादरी संप्रदाय, अमर सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, गलत दिए गए हैं? गौर करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था, जबकि बंगाल का यह प्रथम गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी सभी को देख लेते हैं। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी हाँ। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। 1858 के अधिनियम के तहत इनको वायसराय बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1833 के एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही है। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूछा गया था, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अगर यहीं पे पूछा जाता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो जानते होंगे कौन था जी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसे बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर।
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है बताएंगे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। महामना किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय जी को। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, कुछ ज़्यादा खास था नहीं, आप लोग को पता ही होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित संधियों का कालक्रमानुसार सजाइए। चलिए जी, एक बार आप लोग खुद से देख लीजिए, मैं तो बताऊंगी ही। सबसे पहले इसमें जो हुआ था सालाभाई की संधि। सालाभाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में सालाभाई की संधि 1782, जब मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो 1782 ईस्वी में सालाभाई की संधि के तहत ही समाप्त हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के बीच और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था, 1802, और अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। तो इसे क्रम से मिलाइएगा तो इसका आंसर जो प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से, सालाबाई की संधि 1782, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, बेसिन की संधि 1802, अमृतसर की संधि 1809। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इजराइल और इसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह युद्ध लड़ा किसके बीच गया था? तो इजराइल और अरब के साथ लड़ा गया था किपुर का युद्ध। यह हुआ कब था बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो यह हुआ था जी अक्टूबर 1973 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1973 में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा जो है 0.3% रहने का अनुमान है। 0.3 याद रखिएगा इसे। वही अगर पूछा जाए राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा आपका 4.4%। ठीक है, प्राथमिक घाटा 0.8%, प्राथमिक घाटा भी याद रखिएगा 0.8%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी याद रखिएगा केंद्रीय बजट 2025-26 के 4 महत्वपूर्ण इंजन थे, कृषि, निर्यात, निवेश और एमएसएमई। कृषि, निर्यात, निवेश और एमएसएमई, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो इसे नाम दिया है जी ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया? तो राइट आंसर हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब। 18वां आईपीएल में 18वां आईपीएल में बेंगलुरु ने जीत हासिल की और किसे पराजित किया? पंजाब को। और पहली बार बेंगलुरु आईपीएल विजेता रही। राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो एस महेंद्र देव को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस महेंद्र देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। शेर ए कश्मीर किसका बनाया गया है? तो हो जाएगा आपका भेड़ का। ऑप्शन हो जाएंगे बी। ये रिवीजन के लिए, इसलिए मैं कोशिश करूँ कि कम समय में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप लोग का भी नेट खर्च होता होगा, समय का ही बचत होगा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह आखिर है कहाँ, किस महासागर में है? तो हो जाएगा आपका हिंद महासागर में। चागोस द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताएंगे। पहले प्रीति सूदन थी, अब अजय कुमार आ गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ लोक सेवा आयोग के इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान के तहत की गई थी। बताएंगे। बड़ा टेढ़ा नाम है, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। बताएंगे इसका नाम क्या था? ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, थोड़ा नाम भी टेढ़ा है। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया? बहुत ही चर्चे में रही थी ये। क्या हो जाएगा? विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ऑप्शन नंबर बी। कर्नल सोफिया कुरैशी थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में पूछा जा रहा है कि भारत का स्थान क्या है, तो 151 हो गया है। कितने नंबर पे हो गया है? 151, ऑप्शन नंबर डी 151। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में पहला देश का एटीएम बना है, एटीएम लगाया है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? क्या लगाया है जी? पंचवटी एक्सप्रेस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी एक्सप्रेस। और सबसे पहला फ्लोटिंग एटीएम कहाँ लगाया गया था? तो कोच्चि में लगाया गया था, एसबीआई के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह कौन सा देश है? तो मॉरिशस है, मॉरिशस। भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? बताएंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया है भारत ने? तो बांग्लादेश हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर की सिटी की ऑफ ऑनर, माफ करेगा, सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? सिटी की ऑफ ऑनर से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। यह कहाँ का? तो लिस्बन शहर का है। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। यह किसके बीच का संयुक्त अभ्यास था? तो भारत और अमेरिका के बीच। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 योग दिवस का थीम क्या था? थीम बताना है तो एक विश्व एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एक विश्व एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन नंबर एक विश्व नहीं, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, माफ करेगा, ऑप्शन नंबर बी होंगे। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन नंबर बी। और 2024 में थीम क्या था? तो स्वयं और समाज के लिए योग। और इस बार क्या थीम है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। सरस्वती सम्मान 2024 से किसे प्रदान किया गया है? सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा साधु भ्रदेश दास को, ऑप्शन नंबर बी। साधु भ्रदेश दास के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाने वाला पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? यह कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 23(1). बंधुआ मजदूरी मानव के दुर्व्यापार सबसे संबंधित है अनुच्छेद 23 का 1। अनुच्छेद 22 का संबंध किससे हो जाएगा? अभियुक्त व सजा पाए लोगों का अधिकार से। और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध से हो जाएगा। और 23(2) में क्या है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक परियोजना के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य के धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 23 का 2 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? आसान है। कौन सा रिट? अधिकार परीक्षा।
अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है और वही हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। जी हाँ, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। जी हाँ, दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? औपचारिक रूप से कब लागू किया गया तो जानते ही होंगे, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950, वही 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? देखते हैं भाई, 1960 में बंबई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, बिल्कुल सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाए गए, यह गलत है। मेघालय राज्य जो है यह मणिपुर से अलग होकर के नहीं बने, यह असम से अलग होकर के 1972 में मेघालय राज्य बना था। मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों के दोनों 1972 में बने थे और असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, न कि मणिपुर से अलग करके। यह गलत दिया गया। आंसर हो जाएंगे बी, नागालैंड राज्य का गठन 1963 में किया गया, यह भी सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए, यह भी सही दिया गया है। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य दिया गया है? ये 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन किया गया था, बिल्कुल 1966। और नेक्स्ट है, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, हाँ 1971 में दिया था, 1971। लेकिन पंचवर्षीय योजना आ जाता है तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कह लेते हैं, लेकिन उस समय तो 4थी पंचवर्षीय योजना था। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था, जो कि गलत है। ये जो थी सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाली थी, न कि विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाली थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे तो HP मोदी नहीं थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा N गोपालस्वामी अयंगर, श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, श्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये सब थे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है जी? तो मूल कर्तव्य में। हालांकि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। सरदार फ्रांसीसी समिति की अनुशंसा पर इसे लाया गया है सोवियत संघ से। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया है? 40वां संविधान संशोधन 1976 लागू किया गया अनुच्छेद 297 पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो नए राज्यों का गठन की चर्चा है, राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन की चर्चा है, राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन संबंधित है, जबकि नए राज्यों के लिए राजसभा सीट निर्धारण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह गलत दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया, सही है। सरकार ने देसी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, यह भी सही है। PC महानोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं के एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, यह भी सही दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महानोबिस मॉडल पर आधारित था। 1956 से 1961 तक इसका अवधि रहा था। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई? समावेशी विकास, यह हो जाएगा आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? चलिए देखते हैं। इसे 2005 में अपनाया गया, सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना है, यह भी सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत
मुख्य भूमिका निभाती है। यह भी सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मंत्रालय जारी करती है? बेरोजगारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? 3 मूल उद्देश्य है क्या? जो साम्य है। क्या है? साम्य। दूसरा याद रखिएगा समृद्धि, दूसरा हो जाएगा आपका समृद्धि, और तीसरा याद रखिएगा स्थिरता। स्थिरता, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, शाम, समृद्धि और स्थिरता। राजकोषीय नीति 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, शाम, समृद्धि और स्थिरता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ से दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी, 3600 मीटर। मैथ नहीं है, न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला मैं बताती हूँ। इसका जो फॉर्मूला होगा यूटी दूरी बराबर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पे बैठेगा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे। जी हाँ। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया था। जी हाँ। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे। इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी। यह गलत दिया गया। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1979 में शुरुआत हुई थी, यह गलत दिया गया है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसे क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे कि मोम हो गया, घी हो गया। मायोपिया के संबंध में क्या सही है? मायोपिया रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। एक अवतल दर्पण की अपसारिता घटाई जा सकती है, इसे नींद में डुबाकर। इसे किसमें डुबा करके इसका अपसारिता को घटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है। ये तीनों के तीनों कारण है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय के एथैलेपी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। आंसर हो जाएंगे जी ऑप्शन नंबर डी। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता की माप है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता की माप है। आंसर हो जाएंगे सी। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन, निकेल, टंगस्टन, फिर चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है। पानी में रखने पर उसका प्रज्वलन तापमान जो है बहुत कम होता है, इस कारण से इसे पानी में रखा जाता है। फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं। एक होता है श्वेत फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस और तीसरा काला फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर स्वतः ही हवा में जल उठता है। दिया सलाई में सामान्यतः लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। काला फास्फोरस सबसे कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनी होती है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की जो पानी की बोतलें होती हैं, ये किसका बना होता है? तो बना होता है जी पॉलीथीन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका से संबंधित हमने क्यूज बोर्ड बनाया भी था और हमने टेलीग्राम पे किया भी था। आप लोग चाहें तो हमारे क्यूज बोर्ड से जुड़ सकते हैं। स्टडी क्रैक 2.0 के नाम से है।
एक तो पहले चैनल था, अब एक ग्रुप हमने बनाया जिस पे हमेशा क्यूज चलते ही रहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। क्लोरेन काइमा बने होते हैं। क्लोरेन काइमा मृदुतकों द्वारा बने होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदुतकों से। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है, बताएंगे। हार्मोन किसे माना जाएगा, तो विटामिन डी का। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे आ गए, थोड़ा शोरगुल मचाएंगे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि वीडियो क्यों नहीं आता है, यही कारण है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। मनुष्य के शरीर में 2 विटामिन होते हैं, विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाए रहता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं, तो 3 हड्डी हो जाएगा हैमर, एनविल और स्टिरप। ऑप्शन नंबर बी। फीमर, टिबिया, फिबुला यह सब जो पैर की हड्डी है। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस यह सब हाथ की हड्डी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोली कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, प्रवाहित होता है या निकलता है। एंजाइम पेप्सिन गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, विषाणु से होने वाला नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। हैजा जो है यह जीवाणु से होने वाला रोग है, जबकि एड्स, जुकाम, डेंगू यह सब जो है विषाणु से होने वाला रोग है। और भी याद रखिएगा जैसे कि खसरा भी जो है वायरस से ही होने वाला है। कौन सा वायरस, मोबिली वायरस से होता है। मोबिली वायरस से खसरा होता है। गलसुआ जो होता है मप्स वायरस से। चेचक जो होता है, चेचक वेरियोला वायरस से। जेनाइटल भी एक बीमारी है और यह होता है हर्पिस सिम्प्लेक्सी विजेनेलिस से। थोड़ा नाम लंबा है। इन्फ्लुएंजा रोग वायरस से ही होता है। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई से। छोटी माता वेरिसेला वायरस से होता है। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, यह कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी। अवतल दर्पण प्रकाश को भीतर की ओर एक केंद्र बिंदु पर परावर्तित करता है। इसका प्रयोग प्रकाश को अभिसारित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित रोग को उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान करें। चलिए देखते हैं। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। घेंघा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। और एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। डिटेल बताने की जरूरत है नहीं, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तत्व ए, बी और सी डोबेराइनर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा, बताएंगे। डोबेराइनर त्रिक नियम के अनुसार त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के समानांतर माध्य होते हैं। तो इसका जो कैलकुलेट आप करिएगा तो आंसर प्राप्त होंगे 137 प्लस 40/2। तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा 88। ऑप्शन देंगे सी। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है। वेदोक्त, वेद जोड़ उक्त, गुण संधि इसमें विद्वान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मृगनयनी, मृगनयनी में कौन सा समास है, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनएक्टिविटी। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है, हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। या कौन सा बंदरगाह है, तो वधावन है कहाँ, तो महाराष्ट्र में। इनमें से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, किसे माना जाता है, हेनरी डुरोजियो। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी डुरोजियो। इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। वे पुर्तगाली, भारतीय और अंग्रेजी मूल के होने के बावजूद स्वयं को भारतीय मानते थे।
प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? प्रथम गणतंत्र परेड 1950 में आयोजित की गई थी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और इसी दिन क्या होता है, 26 जनवरी को ही शाम में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई? तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थीम क्या था? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अब बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 2 जुलाई 2019 को, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2019। और चंद्रयान 3 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 4 जो है प्रस्तावित है, जो कि 2028 में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? कितने कमांड में? तो 7 कमांड में। मध्य वायु कमांड, पूर्वी वायु कमांड, अनुरक्षण कमांड, दक्षिण पश्चिम वायु कमांड, दक्षिणी वायु कमांड, प्रशिक्षण कमांड और पश्चिमी वायु कमांड। और 60 से अधिक क्या है? तो एयरबेस हैं। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया? कब किया गया था जी? तो 2021 में। 2021 में। अहपन लोक कला कहाँ का है? तो यह हो जाएगा आपका बिहार का, जिसे हम लोग अर्पण बोलते हैं। यह कहाँ का है? तो यह बिहार का है। रंगोली कहाँ का है? तो रंगोली हो जाएगा जी आपका महाराष्ट्र का, रंगोली महाराष्ट्र का। साथिया लोक कला कहाँ का है? साथिया हो जाएगा आपका गुजरात का। गोदना कहाँ का है? तो यह भी अपना बिहार का ही है। माडना कहाँ का है? माडना लोक कला जो है यह कहाँ का है? तो राजस्थान का है। मेहंदी भी कहाँ का है? तो राजस्थान का ही है। चौकपुरना कहाँ का है? तो चौकपुरना आपका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का, यूपी का। अल्पना कहाँ का है? अल्पना हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम का। कोलम लोक कला कहाँ का है? कोलम हो जाएगा जी आपका तमिलनाडु का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जनरेशन दिया गया है और वर्ष दिए गए हैं, चलिए मिलाइएगा। जनरेशन एक्स जो हो जाएगा 1965 से 1980 के काल को जनरेशन एक्स नाम दिया गया। 1965 से 1980 के काल को जनरेशन एक्स नाम दिया गया। जनरेशन वाई आपको हो जाएगा 1981 से 1996, 1981 से 1996 जनरेशन वाई हो जाएगा। जनरेशन जेड 1997 से 2010 और जनरेशन अल्फा ये हो जाएगा आपका 2010 से 2024। जनरेशन बीटा की बात कर लेते हैं। जनरेशन बीटा जो है 2025 से लेकर 2039 तक क्या कहलाएगा? जनरेशन बीटा कहलाएगा। नेक्स्ट जो कि मैथ रीजनिंग से है, आंसर टिक करके निकलते हैं। समय बचेगा 96। इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका क्यूज बोर्ड लगाना चाहें तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, वहाँ क्यूज बोर्ड भी लगा सकते हैं। खुद से टेस्ट देंगे, कितना नंबर आपका आ रहा है वो भी आप लोग देख सकते हैं। 98 का डी हो जाएगा, 99 ऑप्शन नंबर ए और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा मैंने फास्ट करवाया क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाता है, जो कि सही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपका धन्यवाद।